हेलो स्टूडेंट्स, हमने पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 16 को शुरू किया था। ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स है उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़े थे। साथ में ग्रुप नंबर 16 के जो एलिमेंट्स थे उनका रिएक्शन पढ़ा था। हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाया था, उसके बाद हैलोजन के साथ हैलाइड बनाया था, उसके बाद ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाया था। ठीक है, तो वो था ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स का रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन के साथ। अभी हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन के बारे में। इस ऑक्सीजन को हम लोग लिखते तो है O2 के फॉर्म में, इसके फॉर्म में O2 के फॉर्म में है। रेगुलर लाइफ में हम लोग उसको ओनली ऑक्सीजन नाम से जानते हैं, लेकिन साइंटिफिकली बोला जाए, सिस्टेमेटिकली बोला जाए तो उसको डाई ऑक्सीजन बोलना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं और दो ऑक्सीजन जो होता है वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। मतलब दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल साथ में हमेशा प्रेजेंट होते हैं एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो हम लोग साइंटिफिकली जाएंगे तो ऑक्सीजन जो हम लोग बोलते हैं वो होता है डाई ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन मेथड। तो पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो थर्मल डिकम्पोजिशन के हिसाब से। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम लोग ब्रेक करेंगे और वहाँ एंड दैट इज कॉल्ड एज द डिकम्पोजिशन। और इस डिकम्पोजिशन करने के टाइम पे हम हीट यूज करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस। तो ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को यूज करके हम डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है KClO3, इसका नाम होना चाहिए। इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। HClO4 परक्लोरिक एसिड, सही है ना। फिर आता है HClO3, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोरस एसिड। फिर आता है HClO, इसको हमको बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे HClO4 जो है, जिसको हमने बोला है परक्लोरिक एसिड, क्या बोला है, परक्लोरिक एसिड। इस परक्लोरिक एसिड जो होता है, इससे हमको क्या मिलेगा, जब ये H+ आयन रिलीज करेगा, क्या करेगा, H+ आयन रिलीज करेगा। ये परक्लोरिक एसिड है और ये क्लोरिक एसिड है, सही है। फिर ये रहेगा हाइपोक्लोरस एसिड। तो यहाँ पे हम जो परक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, इस परक्लोरिक एसिड के बाद ये क्लोरस एसिड। इस क्लोरस एसिड को देखेंगे तो इस क्लोरस एसिड के पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो H अटैच टू O अटैच टू Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से एक लोन पेयर रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्लोरस एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये क्लोरस एसिड जो होता है, ये क्लोरस एसिड क्या करेगा, अपना H+ आयन लूज करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा -1 और इस -1 चार्ज को स्टेबलाइज करने का काम कौन करेगा, K+। ठीक है, तो इसको हमने बोला था क्लोरस एसिड, तो इसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ क्लोरस एसिड। और इस क्लोरस एसिड के सॉल्ट को स्टेबलाइज करने का काम कर रहा है K, तो इसको बोलेंगे हम लोग पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्लोरस एसिड। इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्लोरस एसिड का डिकम्पोजिशन करते हैं, तो डिकम्पोजिशन करने के बाद ये पोटेशियम क्लोरीन के साथ चले जाता है और ऑक्सीजन यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है। और इस प्रकार से हमको क्या मिलेगा, डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। तो ये पहला प्रोसेस था थर्मल डिकम्पोजिशन का। दूसरा जो प्रिपरेशन मेथड है डाई ऑक्सीजन का, ये भी एक थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड ही है। इसमें क्या करते हैं, हमारे पास जो Ag2O होता है, सिल्वर ऑक्साइड होता है, इस सिल्वर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करेंगे और डिकम्पोजिशन करने के बाद हमको मिलेगा सिल्वर, साथ में मिलेगा ऑक्सीजन।
बिकॉज सिल्वर जो होता है ये ऑक्साइड फॉर्म में अनस्टेबल होता है, और ऑक्साइड फॉर्म में अनस्टेबल होने की वजह से ये इजीली किस में कन्वर्ट हो सकता है, सिल्वर में कन्वर्ट हो सकता है, जब उसको हम लोग क्या सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे। तो ये हमारा सेकंड प्रिपरेशन मेथड। थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो रहेगा ये रहेगा कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पे हम लोग H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन करेंगे, उसको वाटर प्लस O2 में कन्वर्ट करेंगे। तो इस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे MnO2 एज अ कैटालिस्ट करके यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पे हमने MnO2 एज अ कैटालिस्ट करके यूज़ किया हुआ है, एंड दैट्स वाई दिस मेथड इज कॉल्ड एज द कैटालिटिक डिकम्पोजिशन मेथड। लास्ट वाला जो मेथड है ये है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हमको मिलेगा हाइड्रोजन, और दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर हमको कौन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे डाई ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। रही बात इलेक्ट्रोलिसिस की, तो हमने जब हाइड्रोजन लेसन शुरू करने के पहले भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो उस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होनी चाहिए, एक रहेगा कटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरा रहेगा निगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज क्या करेगा, निगेटिवली चार्ज आयन को पुल करेगा, और निगेटिवली चार्ज जो रहेगा वो क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज को क्या करेगा, पुल करेगा। और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोलिसिस मेथड पूरा होता है। अब ये जो डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस प्रकार से फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस, मतलब ये गैसीय स्टेट में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये जो डाइऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल 3 आइसोटोप्स में प्रेजेंट होता है। उनमें से एक को बोलते हैं हम लोग O16, दूसरा रहेगा O17, और तीसरा रहेगा O18। ब्रैकेट में जो नंबर दिया हुआ है, ये ब्रैकेट का नंबर बताता है कि ये पर्टिकुलर आइसोटोप जो रहेगा वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट रहेगा। तो जो 100% ऑक्सीजन होता है, उनमें से 99.762% जो होता है ये ऑक्सीजन 16 होता है। उसके बाद 0.038% जो रहेगा वो रहेगा O17, और 0.204% प्रेजेंट रहेगा O18। उनमें से O18 जो रहेगा वो कौन सा काम करता है, रेडियो एक्टिव नेचर शो करता है। तो आइसोटोप 3 है ऑक्सीजन के, O16, O17, O18। लेकिन O16 जो होता है ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होने की वजह से हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास जो है वो 16 ही कंसिडर करते हैं। इन 3 आइसोटोप में से एक आइसोटोप ऐसा है O18, ये रेडियो एक्टिव नेचर क्या करता है, शो करता है। इस डाइऑक्सीजन जो होता है, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे तो O डबल बॉन्ड O, 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर। दोनों ऑक्सीजन में से किसी ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमारे हिसाब से ये क्या होना चाहिए, डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन हमने ये देखा था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से ये पैरामैग्नेटिक नेचर क्या करता है, शो करता है। ये हमने इसके पहले पढ़ लिया था कि किस प्रकार से हमने उनका एमओटी डायग्राम ड्रॉ किया था, और वहाँ से ये पता लगाया था कि वो किस प्रकार से पैरामैग्नेटिक नेचर क्या करेगा, शो करेगा। ये ऑक्सीजन जो होता है ये वाटर में स्लाइडली सोल्यूबल होता है, बिकॉज जो गैस होता है ना ये वाटर में बहुत कम सोल्यूबल होता है, और ये डाइऑक्सीजन गैसीय स्टेट में ही होने के वजह से इसका सोल्यूबिलिटी जो रहेगा वो कम रहेगा। लेकिन जैसे ही प्रेशर को बढ़ाते हैं तो इसका सोल्यूबिलिटी जो रहेगा ये सोल्यूबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग जो सोडा वाटर पीते हैं, हाँ वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, वहाँ पे CO2 होता है।
तो वो गैस जो होता है ये वाटर में कम सोल्यूबल होता है नॉर्मल प्रेशर पे, लेकिन जैसे हम उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उस वाटर के अंदर ज़्यादा उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। मतलब प्रेशर जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना गैस का लिक्विड में सोल्यूबिलिटी बढ़ता है। तो सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। प्रेशर जितना ज़्यादा उतना ही उसका सोल्यूबिलिटी जो रहेगा वो भी ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इट कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट 90 केल्विन एंड इनटू सॉलिड 55। अब सिंपल सी बात है, ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर गैसीय स्टेट में है, इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में आएगा, और इसका टेम्परेचर कम करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि नॉर्मली जो डाइऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन गैसीय स्टेट में होता है तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, फिर लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए भी टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि सॉलिड को लिक्विड में और गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए हमको टेम्परेचर कितना कम करना पड़ेगा। इस गैसियस ऑक्सीजन को लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 90 केल्विन या उससे कम, और सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 55 केल्विन या तो उससे कम। ये जो ऑक्सीजन होता है O2 ये हर किसी के साथ रिएक्शन करता है, सभी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, सभी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है। लेकिन ये ऑल मेटल्स लिखने से अच्छा है हम ये बोलेंगे ये ओनली रिएक्टिव मेटल के साथ होता है। रिएक्टिव मेटल्स का मतलब होता है ऐसे मेटल्स जिनका रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है। जैसे सोडियम मेटल जो होता है वो सिल्वर कलर का होता है, लेकिन जैसे उसको एटमॉस्फेयर में रखेंगे ना तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो ऑक्साइड बनाता है लेयर के ऊपर, सरफेस के ऊपर। तो उसके सरफेस के ऊपर उस ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा तो वो सिल्वर कलर निकल के वो ब्लैक कलर का या डार्क कलर का वो लेयर बनाता है। इसका मतलब हम सोडियम को बोल सकते हैं रिएक्टिव मेटल। तो जितने भी रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ऐसे जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। जो आयरन होता है उस आयरन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके रस्ट बनाता है। मतलब वो आयरन का जो रॉड होता है वो आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम ईयर्स खराब हो जाता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमने गोल्ड का ऑर्नामेंट पहना है और ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में तो आएगा ही ना, क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन ही है। तो जब उसको हम लोग पहनते हैं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और इफ़ ये गोल्ड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो आफ्टर सम डेज हम जो गोल्ड पहनते हैं वो खराब हो जाता। बट ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब नेचर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो गोल्ड के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ऐसे जो मेटल्स है जिनका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, ऐसे मेटल्स के साथ ये ऑक्सीजन किसी प्रकार का कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। साथ में ये नोबल गैस के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो इन दो फैक्टर को छोड़ दो तो जितने भी मेटल और नॉन मेटल्स नेचर में प्रेजेंट है उनके साथ ये ऑक्सीजन क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। अब ये रिएक्शन क्यों शो करता है? क्योंकि हम यहाँ पे बोलते हैं कि हमने बोला कि सोडियम के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके सोडियम का ऑक्साइड बनाया। ठीक है, क्या बनाया? सोडियम का ऑक्साइड बनाया। तो ये रिएक्शन तब पॉसिबल रहेगा जब ये रिएक्शन क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ये रिएक्शन पूरा होने के बाद हीट को रिलीज करेगा। तो जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं वो रिएक्शन ज़्यादा पॉसिबल होते हैं कंपेयर टू एंडोथर्मिक, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमको हीट देना पड़ेगा, लेकिन
ऑक्सीजन के साथ इनका जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक होता है, जो हीट को रिलीज करता है, और हीट को रिलीज करने की वजह से वो रिलीज ऑफ हीट जो होता है वो इस रिएक्शन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, और इसीलिए ये ऑक्साइड्स के साथ जो बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ये ऑक्साइड स्टेबल होते हैं, और ये स्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन जो रहेगा वो पॉसिबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रहेंगे ऑक्सीजन के फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ये ऑक्सीजन किस प्रकार से रिएक्शन करता है आप देखो, तो यहाँ पे कैल्शियम जो मेटल है उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाया है। कैल्शियम का वैलेंसी 2 है, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो ये रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर। फिर एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि कैल्शियम और एल्यूमिनियम दोनों रिएक्टिव मेटल है। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ये लेस रिएक्टिव मेटल है, इसलिए वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। यहाँ पे CH4 मतलब मीथेन जो होता है उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, हम इसको कंबशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, तो ये हमको देगा CO2 साथ में क्या करेगा H2O। अब यहाँ पे 3 ही रिएक्शन दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑक्सीजन 3 ही टाइप के रिएक्शन शो करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे 3 ही हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा रिएक्शन भी शो कर सकता है। जैसे Mg के साथ रिएक्शन करके MgO बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, जो कि रिएक्शन हमने नाइट्रोजन के टॉपिक में देखा था। ठीक है, अब देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ पे होगा। हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन को यूज करते हैं, साथ में किसी को कंबशन करना है तो कंबशन विदाउट ऑक्सीजन इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कंबशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। हम इसको बोल सकते हैं कंबशन ऑफ कैल्शियम, कंबशन ऑफ एल्यूमिनियम एंड कंबशन ऑफ मीथेन। तो जब भी हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी एलिमेंट का, किसी मेटल या किसी नॉन मेटल का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो दैट रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंबशन रिएक्शन। तो हमको किसी भी कंपाउंड का कंबशन करना है तो उसके लिए ऑक्सीजन हमारे पास होना जरूरी है, उसके सिवा कंबशन पॉसिबल नहीं है। जो प्रिपरेशन ऑफ स्टील का होता है, मतलब स्टील का एलॉय बनाते हैं, तो स्टील का एलॉय बनाने के लिए भी हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, यूज करते हैं। इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट का मतलब होता है ये जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ब्लीचिंग एजेंट बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि मैंने यूज किया यहाँ पे H2O2, ये डिकम्पोजिशन होने के बाद H2O तो प्लस क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज किया। देखो, तो ये ऑक्सीजन जो होता है वो क्या करता है, जो कलर प्रोड्यूसिंग कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई, डाई का मतलब होता है कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। तो ये कलर प्रोड्यूसिंग जो कॉम्प्लेक्स होता है उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ने का काम, उसका डिकम्पोजिशन करने का काम करता है ब्लीचिंग एजेंट। तो ब्लीचिंग एजेंट ब्लीच करता है, ब्लीच का मतलब होता है ब्राइटनेस बढ़ाना। तो ब्राइटनेस तब बढ़ता है क्योंकि जो भी कुछ कलर होता है ना, वो कलर होता है डाई की वजह से। डाई मतलब एक केमिकल कंपाउंड होता है, तो उस केमिकल कंपाउंड को डिकम्पोज करने का काम करता है ब्लीचिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, उस डाई कॉम्प्लेक्स को तोड़ देता है, और डाई कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की वजह से वो मॉलिक्यूल जो होता है वो कलर से बन जाता है कलरलेस। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इन ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम, मतलब ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों की जो फ्लेम होती है उसको वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। ऑक्सीजन का मतलब O2, एसिटिलीन मतलब C2H2, इन दोनों का रिएक्शन करेंगे, मतलब एसिटिलीन को कंबशन करेंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा CO2, साथ में क्या मिलेगा H2O। रिएक्शन बैलेंस नहीं, ये आपको कर लेना है। तो जब से हम लोग एसिटिलीन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो ये एसिटिलीन कंबशन हो जाता है, और कंबशन होने के बाद वो CO2 प्लस H2O प्रोड्यूस करता है। और जब ये करता है तो उसके साथ साथ ये क्या करता है, एनर्जी को, हीट को रिलीज करता है। और ये हीट क्या करता है, वेल्डिंग करने के लिए उस मेटल को मेल्ट करने में हेल्प करता है।
तो वेल्डिंग का मतलब होता है कि दो मेटल के सरफेस को मेल्ट करते हैं और उन दोनों सरफेस को जो ब्रेक हो गए थे उनको ज्वाइन करने के लिए हम लोग वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो वेल्डिंग करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट या एनर्जी होनी चाहिए। तो ये एनर्जी मिलती है इस एसिटिलीन के कंबशन की वजह से, और इस टाइप का जो वेल्डिंग होता है उसको बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम। यूज्डफुल फॉर द माउंटेनर्स एंड डाइवर्स। माउंटेनर्स और डाइवर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि माउंटेनर्स जो रहेंगे वो जब माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे उस हाइट के ऊपर जाने के बाद ऑक्सीजन का लेवल जो होता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है एयर में वो कम हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन एयर में कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी को कम ऑक्सीजन मिलेगा, और उस कम ऑक्सीजन की वजह से हमारे बॉडी जो होती है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती है। उससे हम लोग अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं इफ हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाता है। तो उस पर्टिकुलर हाइट के ऊपर जाने के बाद, उस माउंटेन के ऊपर जाने के बाद जब वहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा उस टाइम पे ऑक्सीजन इनहेल करने के लिए जो चाहिए होता है, तो उसके लिए माउंटेनर्स क्या करते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं। फिर उस सिलेंडर में से जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को क्या करते हैं, वो इनहेल करते हैं। डाइवर्स जो होते हैं वो पानी के अंदर चले जाते हैं, पानी के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है लेकिन ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, और ये डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन हम लोग इनहेल नहीं कर सकते हैं। ये जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं यही डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को इनटेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में जो लंग्स होते हैं ये नॉर्मल ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, इनहेल करने का काम करते हैं, लेकिन उस ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर पाता है जो वाटर के साथ मिक्स होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इस हिसाब से मतलब बनी हुई नहीं है, इनका फंक्शन इस हिसाब से नहीं है कि वो वाटर में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को इनटेक कर पाए। उस टाइम पे जब वो वाटर में डाइवर्स जाते हैं वहाँ पे उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उस ऑक्सीजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए वो डाइवर्स क्या करते हैं, अपने साथ एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, और उस सिलेंडर को यूज करके वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी लाइफ को सेफ रखते हैं। ऑक्सीजन 18 O18 इज यूज्ड एज अ ट्रेशर। ट्रेशर का एग्जांपल मैंने आपको क्लास में 2-3 बार बताया था। टेक्स्ट कॉपी की जो पेज होता है उस पेज का एग्जांपल बताया था कि एक पेज गायब हो रहा है तो हमको ये पता लगाना है कि वो पेज किसके पास गया है, ठीक है। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में हमको ये पता लगाना है कि ऑक्सीजन जो है वो एग्जैक्टली कौन सा ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, तो ये पता लगाने का काम जो करता है उसको बोलते हैं ट्रेशर। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये है CH3 CH2 COOH, इसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन का है तो प्रोपेनोइक एसिड का रिएक्शन करते हैं CH3OH के साथ, जिसको बोलेंगे मिथेनॉल। इसका रिएक्शन करेंगे तो हमको मिलता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अटैच टू CH3 साथ में H2O। अब क्वेश्चन ये आता है कि H2O में जो ऑक्सीजन गया है ये ऑक्सीजन ये अल्कोहल में से गया है या कार्बोक्सिलिक एसिड में से गया है, ये पता करना है हमको। तो ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं, नॉर्मली जो ऑक्सीजन होता है वो होता है O16। O16 जो होता है वो अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अलग प्रॉपर्टी मतलब उसका जो ग्राफ होता है इस प्रकार का वो अलग होता है। इस ग्राफ को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राफ। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है वो O16 का स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राफ अलग होता है और O18 का स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राफ जो होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनमें से एक ऑक्सीजन 16 को निकाल के यहाँ पे ऑक्सीजन 18 लगा दिया। तो ये ऑक्सीजन 16 ही है, ये भी ऑक्सीजन 16 है और ये ऑक्सीजन 18 है। अब मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे वाटर में मुझे जो ऑक्सीजन मिला है ये मिला ऑक्सीजन 18। इसका मतलब सपोज बोला है मैंने, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन मिला है ये ऑक्सीजन 18 का ग्राफ शो कर रहा है।
इस वाटर में। इसका मतलब हमने जो ऑक्सीजन रिलीज किया है वो किसने रिलीज किया हुआ है, एल्कोहल ने। तो एग्जैक्टली कौन सा ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, उस ऑक्सीजन को ट्रेस करने का जो काम करता है उसको बोलते हैं ट्रेसर। क्या बोलेंगे, ट्रेसर। तो यहाँ पे O18 जो होता है वो किसका काम करता है, ट्रेसर का काम करता है। और इस ट्रेसर के लिए हम लोग जनरली आइसोटोप्स को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि O18 जो है वो अकेला ट्रेसर है। तो जितने भी आइसोटोप्स होते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो उन आइसोटोप को हम लोग एज ए ट्रेसर करके यूज करते हैं। जैसे कार्बन जो होता है वो C13 आता है, फिर कार्बन C12 आता है। तो C12 के जगह हम लोग C13 को यूज करके वो C13 जो रहेगा वो किसका काम करेगा, ट्रेसर का काम करेगा। तो ट्रेसर वो होता है जो पर्टिकुलर रिएक्शन में एग्जैक्टली कौन सा एटम उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है ये बताने का जो काम करेगा उसको बोलेंगे हम लोग ट्रेसर। ठीक है, तो ये बात थी किसके बारे में, ट्रेसर के बारे में। कार्ल जो है उसने मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करके ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था, सिंथेसाइज किया था। तो जोसेफ प्रिस्टले जो है उन्होंने सनलाइट का रिएक्शन मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ऊपर किया था और वहां से ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। तो इन दोनों ने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था, लेकिन दोनों का जो एक्सपेरिमेंट करने का जो तरीका था, जो सिस्टम थी, वो अलग अलग थी। एक ने हीट को यूज किया था और एक ने सनलाइट को यूज किया था इस ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करने के लिए। अभी हमको पढ़ना है एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ये टॉपिक ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 हर किसी में आता है। हर ग्रुप का पहला एलिमेंट बाकी ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, मतलब उसी ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स के साथ डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेम शो करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट शो करते हैं। तो उस डिफरेंट नेचर को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। तो एनोमलस बिहेवियर मतलब किसी पर्टिकुलर एक ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें से एक एलिमेंट बाकी लोगों से जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, दैट नेचर इज कॉल्ड एज द एनोमलस बिहेवियर। तो यहाँ पे हमको देखना है कि वो एनोमलस बिहेवियर चाहे ऑक्सीजन का रहे, चाहे नाइट्रोजन का रहे, चाहे फ्लोरीन का रहे, हर ग्रुप के पहले एलिमेंट, हर ग्रुप का पहला एलिमेंट ये सेम प्रॉपर्टी शो करता है जिसको हम बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर। इस एनोमलस बिहेवियर का रीजन क्या है, इसके 4 रीजन है। पहला स्मॉल साइज, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ शेल होते हैं 2, चाहे नाइट्रोजन रहे, फ्लोरीन रहे, ऑक्सीजन रहे, या तो हम लोग बोलेंगे कि नियॉन रहेगा। ठीक है, तो इनका साइज बहुत छोटा होता है और साइज बहुत छोटा रहेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहेगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा रहेगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी भी ज़्यादा रहेगी। साथ में इनके पास 2 ही शेल होने की वजह से यहाँ पे 2 सबशेल रहेंगे, एक रहेगा S सबशेल और दूसरा रहेगा P सबशेल। और यहाँ पे 2 ही सबशेल होने की वजह से हम इस यहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और d ऑर्बिटल क्योंकि कौन कौन प्रेजेंट है, s और p ही प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। और d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से यहाँ पे हर ग्रुप का पहला एलिमेंट जो रहेगा वो बाकी लोगों से डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या करता है, शो करता है। एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑल ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। ऑक्सीजन जो है वो अकेला लिक्विड गैसीय स्टेट में, सेम कंसेप्ट आया था ग्रुप नंबर 15 में। ऑक्सीजन इज डायएटॉमिक एंड अदर्स एलिमेंट्स आर पॉलीएटॉमिक। जैसे सल्फर जो होता है वो S8 में होता है, सेलेनियम जो होता है वो S8 में होता है, सल्फर S6 में भी प्रेजेंट होता है, पोलोनियम मोनोएटॉमिक होता है। लेकिन ऑक्सीजन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, डायएटॉमिक रहेगा। ऑक्सीजन शो स्ट्रॉन्ग नॉन मेटालिक नेचर, क्योंकि टॉप ये उस ग्रुप पे टॉप पे है और जो टॉप वाला होता है वो मोस्ट नॉन मेटालिक होता है।
और जो बॉटम वाला होता है वो लीस्ट नॉन मेटालिक होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रुप नंबर 16 में से सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर यदि किसी के पास है तो वो होना चाहिए ऑक्सीजन के पास। बाकी सबके पास डी ऑर्बिटल होने की वजह से उनका वैलेंसी देखो, ये जो फैमिली है ग्रुप नंबर 16, इनका वैलेंसी 2 है, लेकिन इनका कोवैलेंसी कितना है, 4 भी है और 6 भी है कोवैलेंसी। तो नॉर्मली जो अदर एलिमेंट्स है ग्रुप नंबर 16 के, ये 2 वैलेंसी भी शो करते हैं, 4 भी शो करेंगे, 6 भी। एक्चुअल में 4 और 6 को कोवैलेंसी बोलना चाहिए, लेकिन हम लोग यूज करने के टाइम पे उसको वैलेंसी ही बोलते हैं। तो 3 वैलेंसी पॉसिबल है, 2, 4 और 6। तो ऑक्सीजन जो रहेगा वो 2 ही वैलेंसी शो करता है, बाकी एलिमेंट्स जो रहेंगे वो सभी के सभी तीनों के तीनों वैलेंसी क्या करते हैं, शो करते हैं। और ये एक ही वैलेंसी और मिनिमम वैलेंसी शो करने का रीजन है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और यहाँ पे डी ऑर्बिटल नहीं होने के वजह से ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हिसाब से प्रॉपर्टीज क्या करेगा, शो करेगा। हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन इन लिक्विड स्टेट बट अदर्स आर इन गैसीय स्टेट, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। ओनली ऑक्सीजन शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, और ग्रुप नंबर 16 में एक ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, कौन सा, ऑक्सीजन। इसीलिए ये अकेला एक ही ऐसा एटम है ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन, जो क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करता है, शो करता है। ऑक्साइड्स के बारे में पढ़ा था हमने, सिंपल ऑक्साइड भी पढ़ा था 11th में, मैंने आपको एक बार बताया था ऑक्साइड्स क्या होते हैं। ऑक्सीजन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म द बाइनरी कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्साइड, ये टॉपिक पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। इट कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट। आयोनिक का मतलब होता है इफ वो इजीली डिसोसिएट होगा, जैसे हम बोलेंगे कि हमारे पास यहाँ पे है CO2 देखो, कोवेलेंट में क्या रहेगा, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट, आयोनिक में मेटल के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो वो आयोनिक। बात करते हैं CO2 के साथ, तो ऑक्सीजन ने नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बना दिया, मतलब ये कोवेलेंट है। हम बात करते हैं CaO की, कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया और कैल्शियम मेटल है, सही है ना, तो ये होना चाहिए आयोनिक टाइप ऑफ। Al2O3 का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो हमको यहाँ पे मिलेगा एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। एल्यूमिनियम जो होता है वो HCl के साथ भी रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस NaOH के साथ रिएक्शन करेगा। जो ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करेगा वो एसिडिक नेचर शो करेगा, वो जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा वो बेसिक नेचर शो करेगा, जो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा वो एम्फोटेरिक रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों के दोनों प्रॉपर्टीज क्या करेगा, शो करेगा। तो यहाँ पे HCl एसिड है, इसने Al2O3 के साथ रिएक्शन किया, मतलब ये काम करेगा बेस का। यहाँ पे बेस ने रिएक्शन किया तो ये काम करेगा एसिड का। तो Al2O3 एसिड और बेस दोनों का काम कर रहा है, और जब ये दोनों का काम करता है तो उसको बोलेंगे हम लोग एम्फोटेरिक इन नेचर। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, इसलिए लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम जो रहेगा वो एम्फोटेरिक रहेगा। 3 ही ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं, एक होता है CO, दूसरा NO और तीसरा होता है N2O। N2 इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लाफिंग गैस। तो ये 3 ही एग्जाम्पल है जो न्यूट्रल ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। और देखो इस ऑक्साइड का रिएक्शन हमने वाटर के साथ किया तो क्या मिला, एसिड मिला। तो जिस ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करने से एसिड मिलता है उस ऑक्साइड को बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, और जिस ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करने के बाद बेस मिलता है उसको बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड विच ऑन रिएक्शन विथ वाटर प्रोड्यूस एसिड। बेसिक ऑक्साइड, द ऑक्साइड विच ऑन रिएक्शन विथ वाटर प्रोड्यूस बेस।
तो इस प्रकार से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि कौन एसिडिक रहेगा और कौन बेसिक रहेगा। नेक्स्ट जो हमको पढ़ना है वो है ओजोन। ओजोन जो रहेगा, यहाँ पे देखो नीचे में आपको ओजोन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हियर हैविंग वन लोन पेयर, सेकंड लोन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज वन पेयर एंड दिस इज सेकंड पेयर, सही है। यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लिखता हूँ मैं जिसके पास दो लोन पेयर है और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इनके बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसी का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ। तो ये रहेगा 2s2 और रहेगा 2p4। तो s के पास एक ऑर्बिटल और p के पास है 3 ऑर्बिटल, सही है। तो ये रहेगा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 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 क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, सही है। अब देखो यहाँ पे तो O2 बन गया, मतलब यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस O2 के पास एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है और इस ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दूसरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाने के बाद मॉलिक्यूल बना सकता है। अब जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ये बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और इनके पास d ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से ये ऑक्सीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बना सकता है। तो अब ये O2 मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए एक ही ऑप्शन है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होनी चाहिए, क्योंकि इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट वाले ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक ऑप्शन ऐसा है कि हम क्या करें, इस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पेयर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो रहेगा वो एम्प्टी हो जाएगा, तब जाके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। इसीलिए हमने इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल लिया और पेयर्ड बना दिया। इससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो दोनों इलेक्ट्रॉन अब पेयर बन जाएंगे। तो ये बन गया पेयर। अब इनके पास एक p ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो इस एम्प्टी p ऑर्बिटल के साथ ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो अब देखो इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर, सही है ना। इस ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर तो चला गया, एक ही लोन पेयर, और इस ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर। तो आप देखोगे तो हमने O2 से O3 बनाया, O3 में 3 ऑक्सीजन है, 3 में से एक ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, दूसरे के पास 2 लोन पेयर है और तीसरे के पास 3 लोन पेयर है। मिडल वाले ऑक्सीजन के पास एक ही लोन पेयर है, एक राइट साइड वाले के पास 2 लोन पेयर रहेंगे तो लेफ्ट वाले के पास 3 रहेंगे, लेफ्ट वाले के पास 2 लोन पेयर रहेंगे तो राइट वाले के पास 3 रहेंगे। आप ये नीचे में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ उसको देखो, इसके पास एक ही लोन पेयर है, ये मिडल वाला है, इसके पास 2 लोन पेयर है मतलब ये राइट साइड वाला है, और यहाँ पे 3 लोन पेयर है मतलब ये लेफ्ट साइड वाला है, सही है। आप इसमें देखेंगे तो एग्जैक्टली उसका इनवर्स स्ट्रक्चर शो किया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम O2 का रिएक्शन O के साथ करके क्या बनाते हैं, O3 बनाते हैं, और O3 बनाने के बाद ये रहेगा किसका स्ट्रक्चर, O3 का स्ट्रक्चर। और इस प्रकार से जब मोर देन 1 स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ओजोन जो होता है वो हमेशा रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या करता है, शो करता है। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पे जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, इसका होना चाहिए sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाँ इसका होना चाहिए sp2 और एक का क्या रहेगा sp3। ओजोन बनाने का एक ही प्रोसेस है, मतलब वो ऑक्सीजन का क्या करेंगे हम लोग, रिएक्शन करेंगे सनलाइट के साथ तो क्या मिलेगा, O3 मिलेगा। ये जो ओजोन होता है इट इज एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 टाइप के एलोट्रॉप शो करता है, एक होता है O2 और दूसरा होता है O3। O2 का स्ट्रक्चर तो हम लोग बहुत यूज करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने O3 का स्ट्रक्चर भी देख लिया कि ये O3 जो रहेगा वो किस प्रकार से स्ट्रक्चर
शो करेगा। ओजोन इज प्रेजेंट 20 किलोमीटर एबो सी लेवल, मतलब जो सी लेवल होता है उस सी लेवल के 20 किलोमीटर अबो जो रहेगा ये प्रेजेंट रहेगा। ये लाइट ब्लू कलर शो करता है गैसीय स्टेट में, लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है तब ये उसी लाइट ब्लू कलर को डार्क ब्लू में कन्वर्ट करता है, और जब ये सॉलिड फॉर्म में आता है तो डार्क वायोलेट कलर शो करेगा। तो तीनों स्टेट में ये अलग अलग कलर शो करता है, लाइट ब्लू इन गैसीय स्टेट, डार्क ब्लू इन लिक्विड स्टेट एंड डार्क वायोलेट इन सॉलिड स्टेट। इसका काम होता है कि ये क्या करता है, इट इज हार्मफुल, मतलब इसका मेन काम होता है कि जो यूवी रेज आते हैं सन से, तो उस यूवी रेज को क्या करता है, रोकने का काम करता है। क्योंकि इफ ये यूवी रेज ह्यूमन के स्किन के कांटेक्ट में आते हैं तो ये स्किन को डैमेज करने का काम करेंगे। तो उस स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ओजोन क्या करता है, उस 20 किलोमीटर एबो जो ओजोन का लेयर होता है वो उस लेयर में उस यूवी लाइट को क्या करता है, रोकने का काम करता है। ये ओजोन जो होता है O2 O3 हमारे लिए दोनों के दोनों यूजफुल ही है, सॉरी O2 ज़्यादा यूजफुल है। O3 जो रहेगा वो हमारे लिए यूजफुल, मतलब रेस्पिरेशन के लिए तो यूजफुल नहीं है, लेकिन ये हार्मफुल भी नहीं है एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये क्या करता है, हम जितना भी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द O2 रहेगा और बहुत कम O3 रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द O3 रहेगा और बहुत कम क्वांटिटी में O2 रहेगा उस गैस में जो ऑक्सीजन हम लोग रेस्पिरेशन के टाइम पे इनटेक करते हैं, तो ये क्या करता है, उस हीमोग्लोबिन के ऊपर इफेक्ट करता है। इसीलिए लिखा है कि ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन में हमारे बॉडी के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट शो नहीं करेगा, लेकिन ये हायर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर जाएगा तो ये हमारे बॉडी के ऊपर क्या करेगा, एडवर्स इफेक्ट शो करेगा। ये ओजोन किस प्रकार के केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, ओजोन जो होता है वो सनलाइट के साथ रिएक्शन करके O2 में कन्वर्ट करता है, साथ में एक नेसेंट ऑक्सीजन देगा। तो इस ऑक्सीजन को हम बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट का मतलब होता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ऑक्सीजन। ये O2 ये जो होता है, ये O3 जो रहेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, दूसरे का ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करेगा। अब यहाँ पे देखो PbS है, उसको PbSO4 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब PbS का ऑक्सीडेशन किया, तो O3 इज एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये किसका काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीजन को इजीली सप्लाई करता। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन किया, सल्फर का ऑक्सीडेशन करके उसको H2SO4 में कन्वर्ट किया, तो इस रिएक्शन में भी ओजोन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये NO जो है वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये NO2 बनाता है, साथ में O2 को रिलीज करेगा। जितने भी सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन्स होते हैं उनका जो फ्यूल होता है उसके फ्यूल में से NO बाहर निकलता है, और ये सुपरसोनिक जो प्लेन होते हैं वो 20 किलोमीटर के आसपास के एरिया से फ्लाई करते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये NO जो वहाँ से ये रिलीज करते हैं, ये NO क्या करता है, उस ओजोन लेयर के O3 में से उस O3 के साथ रिएक्शन करते हैं, और O3 के साथ रिएक्शन करने के बाद उस O3 को O2 में कन्वर्ट करते हैं। इससे क्या होता है, उस ओजोन लेयर का जो उस ओजोन लेयर जो होता है उस ओजोन लेयर की लेयर कम हो रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जेट एरोप्लेन्स जो होते हैं वो जो फ्यूम्स रिलीज करते हैं NO के, वो उस ओजोन के साथ रिएक्शन करता है और ओजोन को O2 में कन्वर्ट करेगा। तो उस हाइट के ऊपर का O2 जो रहेगा वो UV रेस को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मतलब
यूवी रेस से प्रोटेक्ट नहीं करेगा, O3 प्रोटेक्ट करेगा। तो उस O3 को O2 में कन्वर्ट करता है ये NO। इसीलिए बोला जाता है कि उस ओजोन लेयर का डिप्लीशन करने में एक और रीजन ये भी है, कौन, सुपरसोनिक जो जेट एरोप्लेन्स होते हैं वो। साथ में जो फ्रेयॉन्स होते हैं, जो एरोसोल स्प्रेज जो होते हैं, या तो जो रेफ्रिजरेंट होते हैं, ये जो हम यूज करते हैं यहाँ पे फ्रेयॉन्स का मतलब होता है जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उस हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को निकाल के वहाँ पे फ्लोरीन को हम लोग लगाते हैं, फ्लोरीन को। तो ये जो फ्लोरीनेटेड कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन के फ्लोरीनेटेड कंपाउंड जो होते हैं, उनको बोला जाता है फ्रेयॉन्स। और ये फ्रेयॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन के थ्रू इस O3 को O2 में कन्वर्ट करते हैं और इस ओजोन लेयर को डिप्लीशन करने का काम करते हैं। इस ओजोन का काम क्या है? ओजोन जो होता है ये वाटर को स्टेरिलाइज करने के काम आता है। इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, मतलब इसके पहले भी हमने देखा था O2 जो होता है वो भी ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो। O3 जो रहेगा वो भी ऑक्सीजन सप्लाई करता है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि O3 जो रहेगा वो भी किसका काम करेगा, ब्लीचिंग एजेंट का काम करेगा। इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, 2 या 3 रिएक्शन दिए हैं जिसमें इस ओजोन ने किसी दूसरे मॉलिक्यूल का क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे ये जो कुछ शो किया हुआ है ये बेसिकली है यूनिट सेल। तो हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब क्या होता है, ये हमने सॉलिड स्टेट लेसन में पढ़ा था। जो फर्स्ट लेसन हमने पढ़ा था 12th स्टैंडर्ड में, सॉलिड स्टेट, तो सॉलिड स्टेट लेसन में हमने ये पढ़ा था उसकी यूनिट सेल का मतलब क्या होता है। फिर हमने इस यूनिट सेल के पैरामीटर्स देखे थे। पैरामीटर्स 2 टाइप के होते हैं। एक को हमने बोला था एज लेंथ के बारे में बताएगा, और दूसरा जो रहेगा वो बॉन्ड एंगल के बारे में बताएगा। तो ये जो पैरामीटर्स है ये बॉन्ड एंगल के बारे में बताते हैं, और ये जो पैरामीटर्स है ये एज लेंथ के बारे में बताएंगे। तो एक एज लेंथ है 8, दूसरा रहेगा B और तीसरा रहेगा C। दीज आर द एज लेंथ। फिर एंगल है, एक रहेगा अल्फा, दूसरा रहेगा बीटा और तीसरा रहेगा गामा। तो इस प्रकार से हमने यूनिट सेल में देखा था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने यूनिट सेल को हमने 7 टाइप्स में डिवाइड किया था। ट्राइक्लिनिक, मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, टेट्रागोनल, क्यूबिक, ट्राइगोनल एंड हेक्सागोनल। अब ये इसलिए बता रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे तो ये फिर से मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये क्या है करके, सिर्फ यही देखना है कि हमने सॉलिड स्टेट में इस टॉपिक को पढ़ा था और उस टॉपिक की ज़रूरत हमको आगे पढ़ने वाली है, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सल्फर के एलोट्रॉप्स के बारे में। और सल्फर के जो एलोट्रॉप्स होते हैं उनके एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ने के टाइम पे हमको ये यूनिट सेल के जो टाइप्स रहेंगे वो काम में आएंगे। ठीक है, तो ये यूनिट सेल के जो टाइप्स होते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ एज पैरामीटर और बॉन्ड लेंथ पैरामीटर के हिसाब से हमने उनको क्लासिफाई किया था। सल्फर जो होता है उसके 2 टाइप के एलोट्रॉप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरे को हम बोलते हैं एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जिसमें सभी पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द क्रिस्टलाइन। और इफ उनका अरेंजमेंट इरेगुलर होता है तो उसको हम बोलते हैं एमॉर्फस। ये हमने सॉलिड स्टेट में भी सेम टॉपिक पढ़ा था, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी पढ़ा था। ठीक है, तो जितने भी क्रिस्टलाइन सल्फर होते हैं उनको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है रोम्बिक और दूसरा होता है मोनोक्लिनिक। रोम्बिक का दूसरा नाम है ऑक्टाहेड्रल, साथ में उसको कहा जाता है अल्फा सल्फर। मोनोक्लिनिक को बोलते हैं प्रिज्मेटिक सल्फर, या तो उसको फिर से कहा जाता है बीटा सल्फर। एमॉर्फस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लास्टिक सल्फर, कोलोइडल सल्फर एंड मिल्क ऑफ सल्फर। तो ये रहेंगे 3 रहे एमॉर्फस सल्फर के
पार्ट्स और दो रहेंगे क्रिस्टलाइन सल्फर के। ये प्लास्टिक जो होता है सल्फर, इसको गैमा सल्फर भी कहा जाता है। तो एक है अल्फा सल्फर, दूसरा रहेगा बीटा और तीसरा रहेगा गैमा। इनमें से हमको अल्फा बीटा गैमा के ही बारे में पढ़ना है, बाकी के बारे में नहीं पढ़ना है। उनमें से हमारा मेन जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अल्फा सल्फर, साथ में रहेगा बीटा सल्फर। अब ये जो सल्फर होते हैं उनके 3 टाइप के एलोट्रॉप्स, अल्फा बीटा और गैमा। अल्फा रोम्बिक, बीटा मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक को हम बोलेंगे गैमा। अल्फा सल्फर जो होता है वो लेमन येलो कलर शो करता है, बीटा जो रहेगा वो ब्राइट येलो कलर शो करेगा और गैमा जो रहेगा वो सॉफ्ट रहेगा, साथ में क्या करेगा, इलास्टिक नेचर शो करेगा। रोम्बिक, मोनोक्लिनिक और प्लास्टिक स्टार्टिंग में लिखाया था। अल्फा जो रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है और गैमा जो रहेगा वो सबसे कम स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी के हिसाब से अरेंज करते हैं तो अल्फा इज मोस्ट स्टेबल एंड गैमा इज लीस्ट स्टेबल, और बीटा जो रहेगा वो मीडियम लेवल का स्टेबिलिटी क्या करेगा, शो करेगा। इनकी स्टेबिलिटी इनके स्ट्रक्चर की वजह से आता है। स्ट्रक्चर मतलब ये रोम्बिक मोनोक्लिनिक जो आता है ना, तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं उन पैरामीटर्स के वजह से इनका स्टेबिलिटी जो रहेगा वो अफेक्ट करता है। इनका स्पेसिफिक ग्रेविटी का एक दूसरा मतलब मैंने आपको बताया था रिलेटिव डेंसिटी। तो स्पेसिफिक डेंसिटी को हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी कहते हैं, और रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस या तो गिवन सैंपल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। और रेफरेंस में डेंसिटी जो यूज़ करते हैं वो हम लोग वाटर का ही डेंसिटी यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग 1 कंसिडर करते हैं। तो ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक डेंसिटी। तो अल्फा का स्पेसिफिक डेंसिटी सबसे ज़्यादा है और गैमा का स्पेसिफिक डेंसिटी जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। बात करते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, तो अल्फा और बीटा ये दोनों के दोनों जो सल्फर होते हैं ये ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। किसमें? ऑक्टा एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। गैमा के स्ट्रक्चर के बारे में कोई कम ऐसी एकदम श्योर इन्फॉर्मेशन नहीं होने की वजह से यहाँ पे हमने उस कॉलम को छोड़ दिया, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था हमको मेन जो हमारे टारगेट रहेंगे, एक रहेगा अल्फा और दूसरा रहेगा बीटा। अब ये जो S8 होता है इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है। 1 सल्फर, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, ये 5th, ये 6th, ये 7th और ये 8। तो इस प्रकार से 8 रहेंगे यहाँ पे सल्फर। ये सल्फर जो होते हैं अल्फा और बीटा दोनों के दोनों जो रहेंगे वो सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होते हैं, वही गैमा जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा। अल्फा को हीट करेंगे 369 केल्विन टेम्परेचर पे तो वो बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और बीटा को फिर से हीट करते हैं 390 केल्विन के ऊपर तो वो गैमा में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अल्फा को बीटा में और बीटा को गैमा में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है अल्फा। इसीलिए जितने भी हमको सल्फर मिलते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द सल्फर जो रहेंगे वो अल्फा फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो हम उस अल्फा फॉर्म को बीटा और गैमा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 369 टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाने के लिए जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर। अभी जैसे हमने ओजोन के बारे में पढ़ा था, मतलब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल, 2 कंपाउंड्स पढ़े थे। एक था डाइऑक्सीजन मॉलिक्यूल और दूसरा था ओजोन मॉलिक्यूल। हमको सल्फर के भी 2 मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं, एक पढ़ना है सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है, देखो सल्फर जो होता है इस सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड और 6 बॉन्ड। जब ये 4 बॉन्ड बनाएगा तब उसके पास एक रहेगा लोन पेयर। देखो यहाँ पे सल्फर को 1 2 3 4
4 बॉन्ड बनाने की वजह से इस सल्फर के पास एक क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। हम इस सल्फर के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इस सल्फर के पास 2 सिग्मा बॉन्ड और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये रहेगा sp2 हाइब्रिडाइज। क्या रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड का प्रिपरेशन मेथड करेंगे। सल्फर जो होता है वो नॉन मेटल है और हमने ऑक्सीजन में पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो होता है वो सभी मेटल और सभी नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है एक्सेप्ट सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो बहुत लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये उनके साथ रिएक्शन नहीं करता है। साथ में जो नोबल गैसेस होते हैं ये उनके साथ भी किसी प्रकार का कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं और इसीलिए हमने उस सल्फर का रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ किया या तो सल्फर का हमने कंबशन किया तो यहाँ पे हमको मिला SO2। तो इस प्रकार से हम SO2 को यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे। फिर Na2SO4 का रिएक्शन HCl के साथ करेंगे तो हमको मिलेगा SO2 प्लस H2O प्लस NaCl और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं हम लोग लेबोरेटरी मेथड। तो लैब में हमको स्मॉल अमाउंट में SO2 प्रिपेयर करना है तो इजीली हम लोग इस मेथड से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। लेबोरेटरी मेथड के बाद एक इंडस्ट्रियल मेथड भी दिया हुआ है जिसमें आयरन सल्फाइड का रिएक्शन हम लोग ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो हमको मिलता है SO2, साथ में मिलेगा आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये जो FeS2 जो होता है उसको हमने कन्वर्ट किया और यहाँ पे SO2 में कन्वर्ट किया। तो इस प्रकार से ये तीसरा प्रिपरेशन मेथड है जिससे हम लोग SO2 को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो हमने SO2 यहाँ पे प्रिपेयर किया है उस SO2 के प्रॉपर्टीज क्या है, तो SO2 जो रहेगा वो कलरलेस गैस है जिसका इंटेंस स्मेल आता है। तो स्मेल से पता कर सकते हैं कि ये SO2 प्रेजेंट है कि नहीं है। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल है एंड पोलर मॉलिक्यूल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। इस SO2 का बॉइलिंग पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा 263 केल्विन और ये लिक्विफाई होता है 2 बार प्रेशर पे। अब यहाँ पे जो SO2 है वो गैसीय स्टेट में है तो नॉर्मल जो प्रेशर होता है वो 1 बार होता है और 1 बार प्रेशर पे ये SO2 जो रहेगा वो गैसीय स्टेट में है। तो उस गैसीय स्टेट को लिक्विड स्टेट में लेके आना है, उसको लिक्विफाई करना है तो उसके ऊपर का प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर बढ़ाने के बाद वो गैसीय स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि SO2 जो रहेगा वो 2 बार प्रेशर पे लिक्विफाई होगा। इसका जियोमेट्री जो रहेगा वो रहेगा एंगुलर विथ 2 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर। ये SO2 जो होता है ये नॉन मेटल ऑक्साइड है और ये कहा जाता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इसका रीजन ऐसा है क्योंकि हम लोग SO2 का रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमको मिलता है H2SO3 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। और इस SO2 का सल्फर के ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ करने के वजह से ये हमको एसिड देता है एंड दैट्स व्हाई सल्फर ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज एसिडिक ऑक्साइड। SO2 जो रहेगा वो नॉन मेटल बेस के साथ रिएक्शन करता है। जब SO2 जो रहेगा वो एसिड का काम करेगा, वो एसिडिक ऑक्साइड है तो वो बेस के साथ रिएक्शन कर सकता है। और यहाँ पे किसके साथ रिएक्शन किया हुआ है, NaOH के साथ रिएक्शन किया हुआ है। SO2 जो रहेगा वो क्लोरीन के साथ इजीली रिएक्शन करता है और वो बनाता है SO2Cl2। SO2Cl2 जो होता है इफ हम उसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये रहेगा S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O अटैच टू Cl अटैच टू Cl। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ SO2Cl2। अब ये सल्फर डाइऑक्साइड को यूज कहाँ पे करते हैं, इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन सिल्क।
अब जो सिल्क होता है उस सिल्क का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए हम वहाँ पे इस SO2 को एज अ ब्लीचिंग एजेंट करके यूज़ कर सकते हैं। साथ में इसको हम एज अ ब्लीचिंग एजेंट करके भी यूज़ कर सकते हैं इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर। तो शुगर जो होता है वहाँ पे जो इम्प्यूरिटी होता है वो येलो कलर को शो करता है, तो उस इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए हम वहाँ पे किसी ब्लीचिंग एजेंट को यूज़ करते हैं। और ये SO2 जो होता है वो ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, एंड दैट्स वाई हम शुगर के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में इस SO2 को यूज़ करते हैं। SO2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एज ए सॉल्वेंट का काम करता है। लेबोरेटरी में हम SO2 को मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन में एज ए सॉल्वेंट करके क्या करते हैं, यूज करते हैं। SO2 जो होता है उससे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। तो SO2 जो है उससे पहले हम लोग H2SO3 बनाएंगे सल्फ्यूरस एसिड, और उस सल्फ्यूरस एसिड का ऑक्सीडेशन करके हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ एंटीक्लोर। अब एंटीक्लोर का मतलब क्या होता है? एंटीक्लोर से अच्छा है हम लोग फैमिलियर वर्ड को लेते हैं। पहले एक वर्ड जो है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट। तो जो फूड होता है पैकेज जो फूड होता है उस पैकेज्ड फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट को मिक्स किया जाता है। पहले एंटीऑक्सीडेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन होने से रोकता है। अब ऑक्सीडेशन होने से रोकने का काम कैसे करेगा वो देखते हैं। अब मैंने बोला कि यहाँ पे मेरे पास एक फूड पैकेट है और ये फूड पैकेट को मैंने यहाँ पे फूड को रख दिया है और इस फूड के अंदर ऑक्सीजन है थोड़ा सा। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस फूड का ऑक्सीडेशन करेगा। तो हम जो एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं, मतलब ये एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं, फिर आपको एंटीक्लोर समझ में आ जाएगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट को यहाँ ऐड करने के बाद ये एंटीऑक्सीडेंट इस ऑक्सीजन को ब्लॉक कर लेता है, मतलब उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। जब ये एंटीऑक्सीडेंट इस पैकेट के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्शन करेगा तो जो फ्री ऑक्सीजन था वो कंबाइंड स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो रहेगा ये एंटीऑक्सीडेंट कंज्यूम कर लेगा, वो खुद के पास उसको लेके आएगा। तो ये ऑक्सीजन जो रहेगा वो इस फूड के ऊपर अटैक नहीं करेगा और इस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। और इफ फूड का ऑक्सीडेशन नहीं करेगा तो ये फूड जो रहेगा वो बहुत ज़्यादा दिनों तक अच्छा रहेगा। तो ये काम होता है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है जहाँ पे भी ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को ब्लॉक करने का काम करेगा, उनके साथ रिएक्शन करके। यहाँ पे सेम वर्ड है लेकिन एंटीऑक्सीडेंट की जगह एंटीक्लोर है, मतलब ये जो रहेगा वो किसको ब्लॉक करेगा, क्लोरीन को। आप रिएक्शन को देख सकते हो, SO2 जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके SO2Cl2 बना रहा है, मतलब ये जो SO2 है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना पसंद करेगा। तो जब भी इस SO2 के आसपास Cl2 आता है तो SO2 इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू SO2Cl2, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटीक्लोर। ऑक्सीजन को ब्लॉक करने का काम एंटीऑक्सीडेंट और क्लोरीन को ब्लॉक करने का काम करेगा एंटीक्लोर। ठीक है। साथ में इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट और प्रिजर्वेटिव करके भी यूज कर सकते हैं। प्रिजर्वेटिव इसलिए क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद वो SO2 जो रहेगा वो SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बिकॉज SO2 में और SO3 में देखेंगे तो सल्फर +4 में है और +6 में, और सल्फर जो रहेगा वो +6 में जाना पसंद करेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करना पसंद करेगा। और जब ये खुद का ऑक्सीडेशन करना पसंद करेगा तो इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहेगी, तो ये ऑक्सीजन को क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये क्या करेगा, उस फूड को प्रिजर्व करने का भी काम करेगा। यहाँ पे जो मेथड शो किया हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग कांटेक्ट प्रोसेस। क्या बोलेंगे, कांटेक्ट, इसको बोलते हैं कांटेक्ट प्रोसेस।
ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। किसको? सल्फर जो होता है, उस सल्फर को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे बाय यूजिंग सल्फर एंड दैट इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस होते हैं, यहाँ पे 4 कॉलम यूज करते हैं। पहला जो कॉलम रहेगा इसको बोलेंगे बर्नर। सेकंड जो होता है इसको बोलते हैं वॉशिंग एंड कूलिंग टावर। थर्ड जो टावर होता है उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइंग टावर, इसका काम होता है ड्राई करना। फोर्थ वाला जो टावर रहेगा इसको बोलते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर, मतलब यहाँ पे हम लोग कैटालिस्ट को यूज करेंगे। और लास्ट वाला जो रहेगा वहां पे हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा रहेगा 5th वन। क्लियर? तो ये है 5 कॉलम। अब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में होता क्या है, हम लोग एक एक कॉलम को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या करेंगे? एयर का अनलिमिटेड सप्लाई शुरू करेंगे। यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन होना चाहिए, इम्प्योर नहीं होना चाहिए। इम्प्योर रहेगा तो थोड़ा सा इम्प्योरिटी रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा? हम यही बोलते हैं कि ऑक्सीजन ही यूज करेंगे, वो इम्प्योर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमको काम ऑक्सीजन का है। उसके साथ जो आएंगे वो तो वैसे रहेंगे। अब यहाँ पे हमने सल्फर को रखा हुआ है। इसको रखा हुआ है सल्फर। अब यहाँ पे बर्नर लिखा हुआ है, मतलब सिंपल सी बात है, हम सल्फर को क्या करेंगे? बर्न करेंगे। और सल्फर को जब बर्न करेंगे तब यहाँ पे हम लोग एक्सेस ऑफ क्या सप्लाई करेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे हमने सल्फर का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया तो क्या बनेगा? SO2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको? SO2 मिलेगा। साथ में हमने बोला था कि एक्सेस ऑफ O2 यूज किया है, तो कुछ ऑक्सीजन जो रहेगा वो सल्फर के साथ रिएक्शन करेगा, वो SO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ ऑक्सीजन जो रहेगा वो एज इट इज रहेगा अनरिएक्टेड। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है SO2 + O2। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में क्या किया? यहाँ पे जो सल्फर रखा हुआ था उस सल्फर को हमने बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ एयर, जहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट था। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर सल्फर को बर्न करने के वजह से सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू SO2 + O2। यहाँ पे इम्प्योर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एयर के साथ कुछ इम्प्योरिटी जो रहेगी वो भी इनसाइड में आ जाएगी। इफ हम एयर प्योर यूज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इफ हम यहाँ पे एयर प्योर यूज नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ओनली एयर का सप्लाई लिखा हुआ है, तो हो सकता है उस एयर के साथ थोड़ी सी इम्प्योरिटी आए, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्योर SO2। उसके साथ ये जो अनयूज्ड ऑक्सीजन जो रहेगा वो भी रहेगा। अब क्या होगा कि जब हम किसी को कंबशन करते हैं तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल प्रोड्यूस्ड होते हैं, या तो एयर के अंदर जो डस्ट पार्टिकल आएंगे वो, या तो हमने सल्फर को हमने बर्न किया तो वहाँ पे जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये डस्ट पार्टिकल आगे हमको यहाँ तक नहीं चाहिए, क्योंकि हम बोलेंगे कि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल रहेंगे तो जब ये H2SO4 जो रहेगा वो बनेगा, और वो बनने के बाद क्या होगा? इफ यहाँ पे हम लोग इम्प्योर मटेरियल यूज करते हैं तो लास्ट में बनने वाला जो सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा वो भी कैसे मिलेगा? इम्प्योर ही मिलेगा। तो वो इम्प्योर नहीं मिलना चाहिए, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस इम्प्योर SO2 को प्योर करना पड़ेगा। तो इसके अंदर जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं, उस डस्ट पार्टिकल यहाँ से इधर आने की कोशिश करेंगे, तो ये डस्ट पार्टिकल यहाँ से इधर आने की जब कोशिश करेंगे उस टाइम पे यहाँ पे हमने डस्ट प्रेसिपिटेटर को यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो डस्ट प्रेसिपिटेटर रहेगा वो क्या करेगा? उस डस्ट पार्टिकल को निकालने का काम करेगा। मतलब डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए किसको यूज किया? डस्ट प्रेसिपिटेटर। उसके बाद SO2 यहाँ पे आया, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था? उस SO2 को हीट किया था। अब सिंपल सी बात है, जब SO2 को हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और उसका जब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उस SO2 को हमको क्या करना है? कूल करना है। और उसको कूल करने के लिए ये हम लोग सेकंड टावर यूज करेंगे। अब जो SO2 को हमने बनाया था वो गर्म हुआ होगा,
थोड़ा सा जल भी गया होगा, काला हुआ होगा, तो उसको थोड़ा सा वॉश कर लेंगे और वॉशिंग के साथ साथ हम लोग कूलिंग भी कर लेंगे। तो वॉशिंग और कूलिंग करने के लिए हम यहाँ से देखो, ये SO2 और O2 दोनों गैसीय स्टेट में ही है। तो यहाँ पे जब ये गैस आएगा तो उस गैस को वॉश करने के लिए, उस गैस का टेम्परेचर ज़्यादा है, उसको कूल करने के लिए हमने यहाँ से वाटर का स्प्रे अप्लाई किया। तो ये वाटर का स्प्रे क्या होगा, जब यहाँ से जाएगा तो उस वाटर के स्प्रे में से ये SO2 और O2 पास होगा, और पास होने के बाद वो इधर आएगा। ठीक है, तो जितनी भी इम्प्यूरिटी रहेगी वो इम्प्यूरिटी निकल जाएगी। तो वॉशिंग से क्या होगा, वॉश हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसके साथ जो भी इम्प्यूरिटी आई होगी उस इम्प्यूरिटी को निकालना है। चावल जो होते हैं उसको पकाने के पहले उसको 1 या 2 बार हम लोग वॉश करते हैं, ताकि उस चावल के साथ जो इम्प्यूरिटी है वो निकलनी चाहिए। वैसे ही इस SO2 के साथ जो इम्प्यूरिटी रहेगी उस इम्प्यूरिटी को निकालने के लिए हमने सेकंड कॉलम में उसको वॉश किया, और वॉश करने के बाद अब हमको क्या करना है, अब वॉश किया तो ये SO2 जो गैसीय स्टेट में होता है, कि थोड़ा सा उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा। तो उस मॉइस्चर को निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 थर्ड कॉलम में। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, और उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है उस मॉइस्चर को, वाटर को निकालने का काम करता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने उस SO2 और O2 के अंदर वाटर का स्प्रे किया था वाटर को, तो उस टाइम पे उस वाटर में जो मॉइस्चर रहा होगा उस मॉइस्चर को निकालने का काम करेगा थर्ड टॉवर, जिसको बोलते हैं ड्राइंग टॉवर। तो इस ड्राइंग टॉवर में क्या करेंगे, उस SO2 और O2 को हम लोग क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम से जो गैस निकलेगा वो ड्राई SO2 और O2 रहेगा। ठीक है, तो ड्राई SO2 और O2 हमको मिल गया। अब इस SO2 हम नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, H2SO4 बनाना है। तो इस SO2 जो है यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरिफायर होता है। ठीक है, ये आर्सेनिक प्यूरिफायर इसलिए होता है, जनरली सल्फर डाइऑक्साइड के साथ आर्सेनिक का इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है। जनरली इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो आर्सेनिक जो होता है उसको फेवर करता है, और उसको फेवर करने की वजह से वो आर्सेनिक जो होता है वो SO2 के साथ कंबाइन होता है। इसीलिए उसको निकालने के लिए हमने यहाँ पे आर्सेनिक प्यूरिफायर को यूज़ किया हुआ है। तो ये आर्सेनिक प्यूरिफायर क्या करेगा, जो भी आर्सेनिक इस SO2 के साथ मिक्स्ड रहेगा उस आर्सेनिक को निकालने का काम करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे वाटर स्प्रे ऐड करके उसको कूल किया था SO2 को। अब होता क्या है, पहले SO2 जो रहेगा वो SO3 में कन्वर्ट होगा, और फिर SO3 जो रहेगा वो ओलेयम में कन्वर्ट होगा, और ओलेयम जो रहेगा वो हमको H2SO4 देगा। सही है, तो पहले हमको SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है, तो इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, और ऑक्सीडेशन करने के लिए हम यहाँ पे प्री हीटर को यूज़ करेंगे। प्री हीटर का मतलब होता है हम इस SO2 को हल्का सा हीट करेंगे। हल्का सा हीट करने से क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, और इसका ऑक्सीडेशन इजीली होने के लिए हमने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ किया है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट है V2O5 वो SO2 को SO3 में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है, ताकि SO2 का इजीली ऑक्सीडेशन हो जाए और हमको इजीली क्या मिले, SO3। तो थर्ड टॉवर से जो बाहर निकला था वो था SO2, लेकिन फोर्थ टॉवर से जो बाहर निकलेगा वो क्या मिलेगा हमको, SO3। तो SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है, उसका ऑक्सीडेशन करना है, तो उसको सबसे पहले थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। तो हीट करने के लिए हमने यहाँ पे प्री हीटर को यूज़ किया है। साथ में कैटालिटिक कन्वर्टर होता है, वो क्या करता है, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, जो SO2 को SO3 में इजीली कन्वर्ट करता है। तो फोर्थ कॉलम के लास्ट में हमको मिला है SO3। अब क्या करते हैं हम लोग, फिफ्थ कॉलम में ये जो SO3 होता है उस SO3 को हम लोग, एक मिनट सब क्लियर कर लेते पहले।
तो यहाँ पे जो SO3 है उस SO3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हैं। तो SO3 में हमने H2SO4 मिला दिया तो ये बन जाएगा H2S2O7। तो इन दोनों का रिएक्शन करेंगे, SO2 यहाँ पे जाएगा, यहाँ से हम लोग H2SO4 को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा ओलेयम। लेकिन बात ये आती है कि कांटेक्ट प्रोसेस जो रहेगा वो तो H2SO4 को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या मिला, ओलेयम। तो ओलेयम जो होता है उसका रिएक्शन करते हैं हम लोग वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद मिलेगा 2 मोल्स ऑफ H2SO4। और इस प्रकार से हम किसको प्रिपेयर करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करेंगे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। फर्स्ट कॉलम सल्फर को बर्न किया, सेकंड कॉलम सल्फर को वॉश किया, साथ में कूल किया, थर्ड कॉलम वॉश करने के बाद इफ उस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है तो उस मॉइस्चर को हमने निकालने का काम किया। फिर SO2 जो होता है उसके अंदर आर्सेनिक का इम्प्यूरिटी जो होता है उस इम्प्यूरिटी को रिमूव करने के लिए आर्सेनिक प्यूरिफायर को यूज़ किया, प्री हीटर यूज़ किया ताकि इजीली ऑक्सीडेशन हो जाए सल्फर SO2 का और वो SO3 में कन्वर्ट हो जाए। और इस मेथड को एक्सेलरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ किया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तो हमको मिला SO3। फिर लास्ट कॉलम में उस SO3 का रिएक्शन H2SO4 के साथ किया। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में सल्फ्यूरिक एसिड आपको चाहिए तो थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड आपको यूज़ भी करना पड़ेगा। तो SO3 ऑन रिएक्शन विथ H2SO4 इट गिव H2S2O7 दैट इज कॉल्ड एज ओलेयम। इस ओलेयम का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलेगा H2SO4। फिजिकल प्रॉपर्टी प्रिपरेशन मेथड तो अभी पढ़ लिया। इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड, डेंस लिक्विड है, मतलब इसका डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, विच इज़ सोल्यूबल इन वाटर। ये जो रहेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से वाटर में कैसा रहेगा, सोल्यूबल रहेगा। फ्रीजिंग टेम्परेचर दिया हुआ है, बॉइलिंग टेम्परेचर। स्पेसिफिक ग्रेविटी फिर से यहाँ पे दिया हुआ है 1.84, वाटर से इसका डेंसिटी ज़्यादा है। इट इज़ करोजिव, ये जो होता है वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है तो स्किन के ऊपर ये करोजिव रिएक्शन शो करता है। अब ये करोजिव रिएक्शन क्यों शो करता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है और ये हमारे स्किन का जो मॉइस्चर होता है, हमारी स्किन सॉफ्ट होती है तो उस मॉइस्चर को निकालता है और मॉइस्चर को निकालने की वजह से वो हमको वहाँ पे करोजिव एक्शन होती है। इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑर्गेनिक में देखा था। इट इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, अभी बताया था। जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है 18 मोलार, मोलल, नॉर्मल, ये तीनों कंसेप्ट हमने पढ़ लिए थे। तो जो 18 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करता है। साथ में इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, हम सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में रहेगा एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। ये 2 एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन H2SO4 जो है वो दोनों के दोनों H+ आयन इजीली नहीं देता है। वो एक H+ आयन इजीली देगा, दूसरा नहीं देगा। इसलिए H2SO4 से H1SO4-1 बना है और HSO4-1 से SO4-2 बना है। तो पहले रिएक्शन का K का वैल्यू 10 से ज़्यादा है, लेकिन दूसरे का Ka का वैल्यू जो रहेगा वो माइनस में है। मतलब पहला H+ आयन इजीली देगा क्योंकि जिसका Ka का वैल्यू ज़्यादा होता है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। तो पहले हाइड्रोजन कोई भी 2 में से एक, जो पहला H+ आयन होता है वो इजीली सप्लाई करता है और दूसरा H+ आयन जो रहेगा वो इजीली सप्लाई नहीं करेगा। इसलिए पहले रिएक्शन का Ka का वैल्यू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड का वैल्यू ज़्यादा है और दूसरे का डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू कम है। ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है तो ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का ऑक्सीडेशन करेगा।
न्यूट्रल कॉपर से +2 बना, न्यूट्रल सल्फर से +6 +4 बना। तो मेटल और नॉन मेटल इन दोनों का ऑक्सीडेशन करने का काम किया सल्फ्यूरिक एसिड ने। मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड जो रहेगा ये ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो मेटल और नॉन मेटल दोनों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इट इज यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी। तो हम घर में जो इन्वर्टर यूज करते हैं वो लेड एसिड बैटरीज जो होते हैं वहाँ पे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। उस लेड एसिड बैटरी में एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो Pb होता है, दूसरा होता है PbO2। उसमें हम लोग H2SO4 का रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है PbSO4, साथ में मिलता है H2O। तो ये होता है कंप्लीट रिएक्शन उस लेड एसिड बैटरीज के अंदर का। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, फॉस्फेट होता है, सुपर फॉस्फेट होता है, सल्फेट होता है। ऐसे फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं टू रिमूव द ऑक्साइड फ्रॉम द आयरन स्टील बिफोर गैल्वेनाइजेशन एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के टाइम पे इफ आयरन या स्टील के सरफेस के ऊपर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है या तो सरफेस का ऑक्साइड प्रेजेंट होता है सरफेस के ऊपर, तो उस ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि एक एक्सप्लोजिव होता है। तो इस नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव को प्रोड्यूस करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड को यूज किया जाता है। नॉर्मल सल्फेट एंड एसिडिक सल्फेट। अब यहाँ पे सल्फेट को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड एक H+ आयन देगा तो HSO4-1 बनेगा, दोनों H+ आयन देगा तो SO4-2 बनेगा। ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है। इसको बोलते हैं नॉर्मल सल्फेट, इसको बोलेंगे एसिडिक सल्फेट। इसको एसिडिक सल्फेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास अभी भी एक एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल सल्फेट एंड दिस इज कॉल्ड एज एसिड सल्फेट। इसको हम लोग एसिड सल्फेट नहीं बोलेंगे, ये सल्फेट फॉर्म में नहीं है। सल्फेट फॉर्म में तब रहेगा जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये H2SO4 न्यूट्रल है तो इसको सल्फेट नहीं बोलेंगे, ये एक और ये दूसरा सल्फेट। इसको नॉर्मल सल्फेट बोला है, इसको हमने एसिडिक सल्फेट बोला है। एसिडिक सल्फेट इसलिए क्योंकि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है। डिहाइड्रेटिंग नेचर, जो 18 मोलर्स जो होता है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। ठीक है, ये मैंने आपको बायोमोलिक्यूल में बताया था कि जो शुगर होता है, सुक्रोज, इसको हमने बोला था C12H2O/11, सही है ना, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। और जैसे इसमें से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं तो ये हाइड्रेट निकल जाता है और ओनली कार्बन मिलता है, और इसलिए वो हमको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। तो यहाँ पे सुक्रोज का सॉल्यूशन है, हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया तो उसने उसके अंदर का H2O लेके गया तो बचेगा क्या, कार्बन, और इसलिए ये ब्लैक कलर का यहाँ पे दिखता है। तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का नेचर शो किया हुआ है। पहला जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, दूसरा जो रहेगा ये परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड है, और तीसरा जो रहेगा ये रहेगा ओलेयम के बारे में। ठीक है, तो ये थे सल्फर के कंपाउंड्स, और दो कंपाउंड्स पड़े, एक है SO2 और दूसरा था H2SO4। तो यहाँ पे ग्रुप नंबर 16 जो रहेगा इसका एंड हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे ग्रुप नंबर 17 और बाद में पढ़ेंगे ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 15 भी हो गया है, ग्रुप नंबर 16 भी हो गया है। तो 15 और 16 दो अच्छे से पढ़ते हो तो 17 और 18 के लिए टाइम बहुत कम लगेगा, और हम इसी हिसाब से ग्रुप नंबर 17 और 18 पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड जो होता है वो सेम ही होता है। इसलिए 15 और 16 दोनों ग्रुप के बारे में प्रॉपरली पढ़ लेना है। हम 16 और 17 और 18 में जो बातें इन दोनों ग्रुप में आई थी वो ज़्यादा रिपीट नहीं करूँगा मैं। ठीक है, उस कंसेप्ट को शॉर्ट में बता के हम लोग आगे निकल जाएंगे
तो आपको 15 और 16 जो ग्रुप है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से, साथ में जो वीडियोज हमने अपलोड किए हैं वहाँ से आपको वो अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपके लाइक्स बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।